जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। हम लोग जो ये आपका एनसीईआरटी का सीरीज अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने जो टॉपिक किया था वो था कौन सा टॉपिक? केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग, परमाणु संरचना, संयोजकता और आपका रासायनिक बंधन। तो कल इसका हमने पार्ट 1 किया था। आज ये पार्ट 2 है। एनसीईआरटी जो सार होता है, ठीक है, 6 से जो 12 तक का जो सार बुक आता है उसका हम आपको एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, जितना भी यहाँ चीजें आपको करवाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने शब्दों में लिखो, क्योंकि आप भूल जाओगे और आप 6 से लेके 12 तक, ठीक है, जो बुक साइंस के आते हैं वो आप नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है, ठीक है। अगर आप वन डे एग्जाम का प्रिपेयर करते हो तब तो पढ़ना भी नहीं चाहिए उसको, ठीक है। आपको मेन फोकस रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आप याद करो। दूसरा चीज, अगर आप करंट एग्जाम देखोगे तो अब क्या हो रहे हैं कि जो आपके प्रॉपर कोर कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट एक लिमिट है कि हाँ मुझे कहां तक पढ़ना है, ये आप अपने दिमाग में जरूर सेट करें और इसीलिए ये सब लाया जा रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। उससे पहले नीचे लिंक होगा, आप जरूर जुड़ जाए, ठीक है। अगर आपको दरोगा निकालना है और चाहते हो कि एक बार में श्योर सिलेक्शन लें, आप ड्रीम डोज के साथ आप जरूर जुड़े और आप लिंक नीचे होगा, उसके थ्रू आप स्टेटस फॉलो करें, उससे भी आप काफी चीज आप सीख पाओगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये कुछ क्वेश्चंस जो कल हमने समझाया था आपको, जो मैं समझाऊं उसके अपने शब्दों में आप नोट जरूर बनाएं, ठीक है, क्योंकि आप भूल जाओगे। एज ए स्टूडेंट भी मैं ये चीज बता रहा हूं, आप चीजें भूल जाओगे, ठीक है, और ये बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। कल जो हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, जिसमें से हमने आपको अपवाह, हुन रूल और पॉली एक्सक्लूजन के बारे में बताया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एग्जाम में, कि अपवाह सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, उस उपकोष पर कब्जा, कोष हो सकता है, उपकोष हो सकता है, दैट मीन सेल हो सकता है, सब सेल हो सकता है, ठीक है, उपकोष पर कब्जा करने की जो प्रवृत्ति होती है किसमें सबसे ज्यादा होती है? दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू अपवाह प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन हैज ए टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई दैट सबसेल व्हिच हैज। तो मैंने आपको बताया था कल कि जो अपवाह प्रिंसिपल बेसिकली क्या से रिलेटेड था, तो जो आपका सेल है, जो कोष है, उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होगा वो ये सिद्धांत बताता है। और ये सिद्धांत क्या बताता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो किसमें होता है? आपका लो एनर्जी, दैट मीन्स अगर ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है? सेल है, ठीक है, मतलब कोष है, तो सबसे पहले किसमें भरेगा? तो सबसे पहले ये सबसे पहला बार में भरेगा। ये क्या आपका केंद्रक है, तो सबसे जो लो एनर्जी होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका लोएस्ट एनर्जी। इसके साथ मैंने आपको पॉली एक्सक्लूजन समझाया था, प्लस में मैंने आपको हुन रूल समझाया था, उसके बाद पाम्स वाला मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था, PAMS, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्लीज सबसे पहले वो वीडियो आप कंप्लीट कर लें, वैसा वीडियो आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो समझिए। तो आज हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है, जब भी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना का बात करते हैं, ऐसे हमने डिटेल में समझाया है इसको प्रॉपर फिगर बना के, बट अभी हम क्विकली समझा देते हैं आपको, ठीक है। इससे इतने क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, कि जितना आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। बस इस एक टेबल से आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म किए जाएंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा और नीचे लिंक होगा। तो ऐप पे मैंने पूरा का पूरा इसको डायग्राम वाइज भी समझाया। अब ध्यान से समझना, ये समझने से पहले मैं आपको मैप समझाता हूं, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मान लीजिए ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होगा? आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। इसके बाहर एक सेल होगा, सेल मतलब कोष, ठीक है, और सेल के अंदर क्या होता है? उपकोष होता है, मतलब सबसेल होता है, और सबसेल के अंदर फिर से क्या होता है? ऑर्बिटल्स होता है, कक्ष होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं 3 सेल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, आप समझ लो पहले से इसको एक बार। ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सेल होता है, कोष होता है, उसके बाद सबसेल होता है, उपकोष होता है, उसके बाद ऑर्बिटल्स होता है, कक्ष होता है, ठीक है, समझ गए? अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये चीज आप समझोगे नहीं तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो पहला सबसेल होता है उसको क्या, सब पहला सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोष को K बोलते हैं, दूसरा को क्या बोलते हैं? L बोलते हैं, तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? M बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, तो ये जो मैंने KLM लिखा है ये क्या आपका सेल है, दैट मीन्स आपका कोष है। अब उपकोष क्या होगा? तो याद रखिएगा, जो आपका K है, मैं इसको चेंज कर लेता हूं, K में जो उपकोष होगा मतलब जो सबसेल होगा वो S होगा, ठीक है। L में जो आपका सबसेल होगा वो S होगा और P होगा, और M में जो होगा आपका S होगा, P होगा और D होगा। यहां तक समझ गए? बहुत ही एकदम बेसिक्स, मतलब एकदम समझो कि आप एक सिंपल सा कोई चीज आप समझने जा रहे हो, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, आप चुटकी में समझ जाओगे, ठीक है। अब ये कोई भी एक एटम है, ठीक है, एटम का
मैं एक संरचना आपको दिखा रहा हूं। अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। और ये क्या आपका सेल है, ध्यान से समझना, ठीक है। और सेल में क्या होगा आपका, के सेल हो गया, एल सेल हो गया और एम सेल हो गया। अभी सेल के अंदर क्या होगा, सब सेल होगा, मतलब उपकोष होगा। तो के में क्या होता है, एस होता है, एल में क्या होता है, एस पी होता है, एम में क्या होता है, एस पी डी होता है। अब यहां ध्यान से समझना, अगर मैं एस लिखता हूं, ठीक है, मैं क्या लिखता हूं, एस लिखता हूं, यहां मैं पी लिखता हूं, यहां मैं डी लिखता हूं। अब ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए, तो हमेशा याद रखिएगा जो एस है इसमें क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा। क्या होगा आपका, एक ऑर्बिटल होगा। पी में कितना होगा आपका, 3 ऑर्बिटल होगा। और डी में कितना होगा आपका, 5 ऑर्बिटल होगा। कितना होगा, 5 ऑर्बिटल होगा। अब ध्यान से समझना, अगर मैं एक ऑर्बिटल बोलता हूं, एक ऑर्बिटल बोलता हूं, ठीक है, एक ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, ठीक है। अगर मैं पी ऑर्बिटल पी बोलता हूं तो इसमें 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल मतलब आप इसे, मैंने क्या बोला, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से फील होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं डी ऑर्बिटल बोलूं तो डी ऑर्बिटल में मैंने क्या बोला, 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 5 ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब एक ऑर्बिटल में कितना आ सकता है, 2। तो अगर 5 ऑर्बिटल है तो इसमें कितना आ सकता है आपका, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो आपको यह समझना है कि अगर s ऑर्बिटल बोलूं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, अगर p ऑर्बिटल बोलूं तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और अगर d ऑर्बिटल बोलूं तो इसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। क्यों, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब अगर इतना समझ गए कि के एल एम क्या होता है, s उसका क्या होता है, सबसेल होता है, sp d, और हर एक जो आपका सबसेल है s सबसेल में एक ऑर्बिटल, ठीक है, P में। ये चीज अगर आप समझ गए तो अब यहां आ जाइए। अब देखिए, तो बोला है कि K सेल है, K सेल में क्या है, एक सब सेल S है और एक ऑर्बिटल है, ठीक है। और कितना इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है, तो 2 आ सकता है। तो एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, क्या फॉर्मूला, वो फॉर्मूला था, आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था, क्या कि 2n²। अगर पूछे कि पहला जो सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 इंटू एन की जगह 1 रखोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। अगर दूसरा सब सेल बोलेगा, एल सेल बोलेगा, तो क्या होगा, 2 इंटू, ठीक है, एन की जगह क्या रखेंगे, 2 लिखेंगे, पावर 1 स्क्वायर लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक तो मुझे डायरेक्टली अगर मुझे निकालना है कि के सेल में, एल सेल में, एम सेल में, एन सेल में कितना होगा, तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखेंगे 2n²। तो ये चीज मुझे पता है, ठीक है। बट अगर मुझे निकालने बोले कि जो आपका सबसेल है, सबसेल कौन सा सबसेल, आपका S सबसेल में कितना आपका इलेक्ट्रॉन आ सकता है, P में कितना आ सकता है, अगर इस तरीके से पूछेगा तो जो मैंने आपको समझा, जैसे कि S है, S में कितना होगा, एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। P में कितना होता है, 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से भी आप निकाल सकते हो, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बनाता है। अब एक में बस आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। मान लो मैं दोनों तरीके से बताता हूं, एक तो ये फॉर्मूला से और बाकी ऑर्बिटल से कैसे निकालते हैं। तो देखो, अगर मैं m सेल लेता हूं, m मतलब n इक्वल टू 3, कितना, n इक्वल टू 3, 2n², ठीक है, 2n²। तो यहां हो जाएगा 2n की जगह रखोगे 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18। कितना हो गया, 18 हो गया। 2n², मैंने क्या लिया है, m लिया है, ठीक है, m लिया है। तो m लिया है मतलब के एल एम, m का जगह मैंने 3 लिया, तो 2n², n की जगह मैंने 3 लिखा, तो 9 3 का पावर 2, 9 इंटू 2 18 हो गया, ठीक है। बट अगर मुझे इसे ऑर्बिटल से निकालना है, देखिए, तो यहाँ s है, p है, d है। तो देखो, s है, p है और d है। s में कितना होगा, एक ऑर्बिटल होता है, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। p में कितना होता है, 3 ऑर्बिटल होगा, तो मतलब इसमें कितने आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है। और आपका d कितना होता है, आपका 5 होता है, 5 ऑर्बिटल होता है, मतलब उसमें 10 आएंगे। तो आपका कितना हो गया, ये 16 और ये 2, 16 17 18, तो 18 आंसर होगा। तो आपको कंसेप्ट ही क्लियर होना चाहिए कि सेल क्या है, सबसेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होता है। उसके बाद ये 2n² वाला आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा नहीं इससे कितने क्वेश्चन फॉर्म हो जाएंगे आपको पता नहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब एक क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बॉन्ड एनर्जी है, जो बंधन का जो ऊर्जा होता है, ठीक है, वो कौन से तत्वों में सबसे ज्यादा होता है। तो आपको याद रखना है क्लोरीन,
अब एक चीज समझ लो, ये चीज फिर से, क्योंकि ये जो भी चीज बता रहा हूँ सब क्वेश्चंस आए हुए हैं और पूछे जाएंगे। अभी जो आपका बीएसएससी, ठीक है, हमने आपको बीएसएससी से बहुत पहले ही क्वेश्चन करवाया था ये चीज, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, और साइज ऑफ एटॉम। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दैट मीन विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसके बाद साइज ऑफ एटॉम, दैट मीन साइज ऑफ परमाणु जो बोला जाता है। ये सब क्या होता है आपका, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, चाहे मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलूं, ये दोनों जो है आपको, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, और डिक्रीज क्या होता है? तो साइज ऑफ एटम जो है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है अगर इधर से इधर जाओगे। मैंने डिटेल में ये चीज समझाया था, बट अभी के लिए इतना याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले दैट मींस आपका विद्युत ऋणात्मकता बोले तो वो इंक्रीज होगा अगर लेफ्ट से अगर राइट जाओगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगा अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो, बट साइज ऑफ जो एटम है, जो परमाणु का साइज है, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो, ठीक है। बट वही अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो, टॉप टू बॉटम आते हो तो ये क्या होगा? टॉप टू बॉटम आते हो तो आपका जो इधर से इधर हो रहा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा टॉप से बॉटम आओगे तो, ठीक है। बट अगर आपका टॉप से बॉटम आओगे तो साइज ऑफ दी जो एटम है वो इंक्रीज होगा। ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा पूरा पिक्चर उक्चर बना बना के। इसी तरीके से यहां बोला कि बॉन्ड एनर्जी, जो बंधन एनर्जी होता है, वो जैसे ही आप यहां से इधर जाओगे, मतलब लेफ्ट से राइट जाओगे, ठीक है, तो वो इंक्रीज होगा। और सबसे ज्यादा जो होता है बंधन एनर्जी वो क्लोरीन का होता है, फ्लोरीन से भी ज्यादा, और क्लोरीन का ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया कि जो आपका बॉन्ड एनर्जी है, जो बंधन एनर्जी है, ठीक है, वो ये जो है आपका लेफ्ट से अगर राइट जाओगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, बट टॉप से बॉटम आओगे तो घटेगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है, क्या? कि टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है, वो है आपका साइज। बाकी में इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो या बॉन्ड एनर्जी बोलो, सब टॉप से बॉटम घटेगा। जो वर्ड है इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्योंकि थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि जो लेफ्ट से हम लोग राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो वो क्या होगा? वो डिक्रीज होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होता है। ये सब क्या है हम समझा चुके हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब तरीके से हम समझाए थे आपको, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। थोड़ा इंग्लिश वर्ड पे आप ये फोकस करें, क्योंकि एग्जाम में आप इंग्लिश ही वर्ड रहता है, ठीक है, बाकी हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चल रहे हैं। अब यहाँ कुछ नहीं, हम डायरेक्टली जो वर्ड हम लोग डायरेक्टली करते जाएंगे, अगर कहीं समझाने की जरूरत होगा तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले सबसे मजबूत बंधन कौन सा होता है? तो याद रखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सहसंयोजी बंधन जो होता है सबसे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, सब संयोजी बंधन। बट अगर यहाँ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से दिया हो तो याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद आपका सिंगल बॉन्ड। बट सबसे मजबूत बंधन कौन सा है? तो आपको याद रखना है कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। मैंने आपको बताया था, एक होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है शेयरिंग, मतलब शेयर किया आपस में। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लोरीन के जो बाहर वाले सेल है उसमें क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Cl2 अगर मैं लिखता हूं तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लेते हैं। Cl2 Cl2 अगर मैं लिखता हूं, क्लोरीन अगर लिखता हूं तो Cl2 लिखता हूं, तो Cl2 एक Cl इधर एक Cl इधर, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? शेयर हो जाता है, ठीक है। ये चीज समझा चुका हूं। और याद रखिएगा जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बंधन होता है, बेसिकली ये नॉन मेटल में देखा जाता है, ठीक है। ये सब चीज मैंने समझाया आपको ऐसे पहले भी, बट आप सुनते हुए चलो, ठीक है। तो सबसे मजबूत बॉन्ड आपको याद रखना है कोवैलेंट बॉन्ड। बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है, जब बोर का जो एटम मॉडल था, ठीक है, किस नियम के विपरीत था? किस नियम के विपरीत था? तो आपको याद रखना है फ्लैंक सिद्धांत। मैंने क्या बोला? फ्लैंक सिद्धांत। जो फ्लैंक का थ्योरी था और जो आपका बोर का मॉडल था, ये जितने भी मॉडल वाले ना, कौन सा क्या मॉडल था उसको एक चीज में मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जब टाइम मिलेगा तो यहाँ भी बता दूंगा, ठीक है। तो फ्लैंक सिद्धांत जो था, जिस किसका अपोजिट था? बोर मॉडल का अपोजिट था, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरते, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से अगर गुजरेगा तो याद रखिएगा उसका जो एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे, वो हमेशा सेम रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। इसका ऊर्जा चाहे वेग, उसका स्पीड जो है वो सेम रहता अगर वो किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी जो है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी किसने दिया था? तो मैं आपको याद रखना है कौशल एंड लेविस ने दिया था। किसने दिया था? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। अब ये वैलेंसी क्या है,
ठीक है, वैलेंसी का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वैलेंसी पे ही, संयोजकता पे ही हमारा किसी भी तत्व का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, चाहे वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी, कल हमने समझाया था आपको। किसी तत्व का परमाणु भार किस के बराबर होता है, अब ये चीज आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ 2-3 क्वेश्चन बस इसमें घुमा दिया गया है, ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग इधर करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां बोला है, क्या बोला है, देखिए यहां देखिए क्या बोला कि किसी तत्व का परमाणु भार मतलब होता है एटॉमिक वेट। अब याद रखना जो आपका एटॉमिक वेट होगा, ठीक है, जो आपका एटॉमिक वेट जो होता है ये हमेशा आपका इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, दैट मींस तुल्यांक भार इनटू संयोजकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मींस इक्विवेलेंट वेट इनटू आपका वैलेंसी, ठीक है। तो अगर आपको बोले कि एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या होता है तो आपको क्या करना है, आपको एटॉमिक वेट जो होता है, परमाणु भार जो होता है, आपको यहां देखिए पूछा गया है कि परमाणु भार किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है तुल्यांकी भार इनटू संयोजकता। तुल्यांकी भार मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। अब 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक पूछा गया था कि एटॉमिक वेट मतलब क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, ठीक है, दैट मींस तुल्यांकी भार इनटू संयोजकता। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या होता है, तो सिंपल है, देखिए तो इक्विवेलेंट अगर मुझे वेट पूछेगा तो मतलब एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मैं अगर वैलेंसी कर देता हूं तो मुझे इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया, सिंपल है। बस पॉइंट क्या याद रखना है कि एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है आपका इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, दैट मींस आपको याद रखना है कि जो आपका परमाणु भार इक्वल टू होता है आपका तुल्यांकी भार इनटू संयोजकता, ये याद रखना। वो हो सकता है तुल्यांकी भार पूछ ले, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल है आपका जो परमाणु भार डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, संयोजकता, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद देखिए किसी बंधन से युक्त यौगिक, ठीक है, समन्वयता दैट मींस आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले पूछा है कि किस बंधन, कौन सा ऐसा बॉन्ड होगा, ठीक है, किसी भी तत्वों में कौन सा ऐसा बॉन्ड होगा जब वो आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, मतलब जो आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी शो करेंगे। आइसोमेरिज्म मतलब होता है समन्वयता, ठीक है, आप हिंदी में देख लेना, पर मैं फिर से बता रहा हूं ये सब वर्ड आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा, ठीक है, कि कौन से ऐसे तत्व हैं, ठीक है, किसी भी तत्व में किस तरीके का बंधन होगा, किसी भी तत्व किसी भी एलिमेंट में किस तरीके का बॉन्ड फॉर्म होगा जब वो आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसोमेरिज्म क्या है। देखिए तो आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, कोई भी, ठीक है, यौगिक है, 2 यौगिक है मान लीजिए, ठीक है, जिसका क्या है कि आपका फॉर्मूला तो सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, जो सूत्र है मॉलिक्यूलर सूत्र जो है वो सेम है, बट इसका जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो डिफरेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका आइसोमेरिज्म। और याद रखिएगा जो आइसोमेरिज्म बेसिकली जो फॉर्म होता है वो होता है आपका किसमें, तो वो जो होता है आपका, एक मिनट रुक जाइए, मुझे वो आपको एक चीज दिखा देता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा चीज समझ में आ जाए कि आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या है, ठीक है। तो ये देखिए आइसोमेरिज्म मतलब होता है आपका, ये देखिए ये आइसोमेरिज्म का प्रॉपर्टी। अगर आप यहां देखोगे तो जितना भी है ये बोलूं चाहे ये बोलूं, इसका फॉर्मूला सेम है, बट इसको दिखाने का तरीका अलग है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, बट इसका फॉर्मूला सेम है। जैसे कि देखिए अगर इसमें सी आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 सी इसमें भी है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 सी इसमें भी है, जितना हाइड्रोजन इसमें इतना हाइड्रोजन इसमें है, जितना हाइड्रोजन कार्बन इसमें है, सब सेम है कार्बन और हाइड्रोजन, बट जो दिखाने का तरीका है ये अलग है तीनों में। मतलब क्या है कि यहाँ जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर सूत्र है वो तो इक्वल होता है, बट यहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर जो दिखाया जाता है ये अलग होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म कब देखा जाता है तो याद रखिएगा, मेनली जो आइसोमेरिज्म देखा जाता है आपको याद रखना है वो देखा जाता है आपका किसमें, कोवालेंट बॉन्ड में। अब बोलोगे सर कोवालेंट बॉन्ड यहाँ कैसे हो रहा है, तो देखो जो भी यहाँ हो रहा है ना, जैसे कि मैं ये वाला एग्जांपल लेती हूं, मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है आपका 1 होता है यहाँ, बट इसको 1 और चाहिए तभी ना वो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो एक ये यहाँ से लेता है, ये दोनों क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। इसी तरीके से कार्बन भी शेयर कर रहा है, यहाँ एक, ठीक है, एक दे रहा है और एक ले रहा है, मतलब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये मैंने हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ाया है, ठीक है।
तो ये क्या हो रहा है? तो सबसे पहला पॉइंट आपने ये समझा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। दूसरा पॉइंट आपने ये समझा कि जो आइसोमेरिज्म जो होता है बेसिकली किसमें फॉर्म होता है, जब जो यौगिक जो फॉर्म होगा आपको वो कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट मींस सहसंयोजी बंधन फॉर्म होगा, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से चीजें फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, जहां समझाना है मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अगर आप समझोगे नहीं, लिखोगे नहीं इन चीजों को तो फिर भूल जाओगे, तो प्लीज अपने शब्दों में चीजों को लिख लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये चीज मैंने आपको कल ही समझाया था कि समभारिक क्या होता है। ठीक है, समभारिक मैंने आपको क्या समझाया था कि जिसमें क्या हो कि आपका जो एटॉमिक नंबर हो, ठीक है, वो डिफरेंट होता है पर एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार समभारिक। दैट मींस जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या होता है, एक समान हो बट परंतु जो आपका परमाणु संख्या हो वो अलग हो। ठीक है, ये चीज मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया, कल देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया था। ठीक है, जैसे कि ये देखिए आर्गन है और ये आपका क्रिप्टन है, तो देखो मैंने क्या बताया था, जो एटॉमिक नंबर है दैट मीन जो आपका परमाणु संख्या है वो अलग होगा, यहाँ 18 है यहाँ 19 है, बट इसका जो द्रव्यमान संख्या वो सेम है, यहाँ 40 है यहाँ 40 है। तो ये आपस ये दोनों क्या है, ये जो है आपका क्या है, ये आपका आइसोबार है, दैट मीन्स ये संभारिक है। आइसोबार, आइसोटॉप, आइसोटोन कल समझाया था हमने। ठीक है, देखिए सहसंयोजी बंधन, जो आपका कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, तो मैंने आपको समझाया था, अभी समझाया कि जो कोवलेंट बॉन्ड जैसे भी होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन का शेयर से होता है। जैसे कि CH4 अगर मैं लिखता हूं यहाँ, ठीक है, CH4 कार्बन का एटॉमिक नंबर, परमाणु नंबर कितना होता है, 4 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 4 और चाहिए तभी 8 होगा। इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 1 और चाहिए तभी होगा। आइदर 2 हो 8 हो, तो 2 भी स्टेबल है 8 भी स्टेबल है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो देखो अभी क्या होगा, ये C है, तो एक इधर से देखो ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया और ये H हो गया। तो यहाँ जो है ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर इसका 4 है। अब इसको 4 और चाहिए, तो ये क्या करेगा आपका, ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए, तो ये इसको भी दे रहा है और ये इसको दे रहा है, और साथ में मिलके ये क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, मतलब शेयरिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये ट्रांसफर कर दिया, कल मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझाया था, जो कि क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड जब फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। जिसमें कि मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया था NaCl, जो आपका जब भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब जब भी आयोनिक बॉन्ड बनेगा, चाहे आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, वो हमेशा क्या होता है, आपका एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा। ठीक है, मेनली, बट जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो मेनली नॉन मेटल में फॉर्म होता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। तो ये चीज आप समझ गए। अब यहाँ याद रखिएगा कि जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, सहसंयोजी बंधन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछे, जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें कौन से फोर्स लगते हैं, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, याद रखना। उसके बाद वो कौन सा तत्व है जिसके अणु में संयोजकता बंधन, ठीक है, होता हुए और विद्युत का सुचालक है। दैट मीन्स यहाँ ये बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैंने अभी आपको समझाया कि जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स सहसंयोजक बंधन, देखो कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंधन। ठीक है, तो जो हमने अभी क्या बोला, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपको नॉन मेटल में होता है। बट यहाँ क्वेश्चन बोला है एक्सेप्शन कि नॉन मेटल है, ठीक है वो, ठीक है, और उसके अंदर क्या हो रहा है, आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, पर तभी भी वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। वो सबको पता है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो आप सबको पता होना चाहिए वो कौन है, तो वो है आपका ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक क्या है, अपरूप है। अपरूप मतलब क्या होता है, आपका एलोट्रोप है। तो जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का एलोट्रोप है, ये एक नॉन मेटल है, पर फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसका यूज कहाँ होता है, तो स्नेहक में, दैट मीन्स मशीन का स्नेहक, दैट मीन्स लुब्रिकेंट में यूज होता है। पेंसिल का नीब में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया, चलिए समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आपका कि धात्विक, ठीक है, जितने भी सॉलिड मेटल एटम होते हैं, दैट मींस धात्विक ठोस में परमाणु के मध्य कौन सा, तो जो भी मेटल है उसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए H2O2 O3 Cl2 आदि किस प्रकार के, ठीक है, किस प्रकार के सहसंयोजी बनाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सहसंयोजी बंधन मतलब, अब याद रखना दैट मींस कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ ध्यान से समझो, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, ये 2 प्रकार का होगा। क्या होगा आपका, 2 प्रकार का होगा। क्या होगा, 2 प्रकार का। एक तो होता है जिसको बोलता है अध्रुवीय बंध, दैट मींस नॉन पोलर। एक होता है नॉन पोलर बॉन्ड, क्या होता है, एक होता है आपका नॉन पोलर बॉन्ड और एक होता है आपका
पोलर बॉन्ड, एक होता है ध्रुवीय बंधन और एक होता है अध्रुवीय बंधन। अब देखो जो आपका नॉन पोलर है दैट मीन्स अध्रुवीय बंधन, ये क्या होता है, और पोलर बॉन्ड दैट मीन्स ध्रुवीय बंधन वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि अगर मैं यहां बात करूं H2O2 O3 Cl2, ठीक है, ये सब नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बनाएगा। कोवैलेंट में भी कौन सा बनाएगा, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड बनाएगा। क्यों, सबसे पहले तो ये समझ लेना, जितने भी आपके सेम टाइम के एटम से बनेंगे, जैसे कि H2 है, ये H2 है तो ये क्या है, H है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का होगा ये हमेशा, ये ट्रिक मान लो आप, ये हमेशा क्या बनाएंगे, ये आपके नॉन पोलर बनाएंगे, ठीक है। तो आप सोचोगे सर पोलर क्या होता है, तो आप ध्यान से समझो। पोलर मतलब जहां प्लस माइनस का बात आएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट मीन्स आपका विद्युत ऋणात्मकता का बात आएगा, आप ध्यान से समझना। तो अब देखो जैसे कि मैं H2O लिखता हूं, तो अगर क्वेश्चन आ जाए क्या H2O पोलर है या नॉन पोलर है, तो आप क्या बोलोगे, ये एक पोलर है। अब कैसे, देखो जैसे कि ऑक्सीजन है और ये क्या है आपका H है, तो इसमें क्या होगा, ये प्लस होगा, ठीक है, और ये आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता है और यहाँ आपका पॉजिटिव आ जाता है। तो ये एक पोलर कंपाउंड है, पोलर यौगिक है। पर H2 होगा, O2 होगा, O3 होगा, Cl2 होगा, क्या ये पोलर है, नहीं, ये नॉन पोलर है। क्यों बोलोगे, क्योंकि ये H है, ये H है, ठीक है। इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई बात ही नहीं है कि यहाँ प्लस आएगा यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, नॉन पोलर। तो याद रखिएगा जो नॉन पोलर होते हैं उस पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई कंसेप्ट नहीं आता है, मतलब ना कोई प्लस होगा ना माइनस होगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, देखिए यहां मैं लेता हूं HCl, ठीक है। तो यहां है H, यहां है Cl, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, आपको पता है हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या कंप्लीट करने के लिए, मतलब आपका स्टेबल होने के लिए, और क्लोरीन को भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों ने शेयर कर लिया, बट इसमें जो आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा और इसमें पॉजिटिव आएगा। बोलो क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, क्लोरीन जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो यहाँ आपका पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो जो HCl है, ठीक है, बेसिकली क्या है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ चीजें देखा जाता है, और HCl जो है एक पोलर है। और HCl में भी क्या हो रहा है, कोवैलेंट। तो आपने क्या समझा, सहसंयोजी बंधन, दैट मींस आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में भी दो तरीके का बॉन्ड हमारा फॉर्म होगा, एक होगा पोलर और एक होगा नॉन पोलर। पोलर दैट मींस क्या, जहां पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट आएगा, ठीक है, दैट मींस वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव का कंसेप्ट आएगा, विद्युत ऋणात्मकता का कंसेप्ट आएगा। बट जो नॉन पोलर क्या होगा, ऐसा जहां कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट नहीं आएगा, प्लस माइनस का कोई भी चीज नहीं होगा। और ट्रिक के लिए मैंने क्या बोला, जो सेम एटम से बना होगा, जैसे कि O2 है, O3 है, Cl2 है, ये सब क्या है, Cl में है, O3 में है, O2 में है, H में है, तो ये सब क्या होगा, नॉन पोलर होगा, ठीक है। उसके बाद परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कि जो परमाणु का जो संरचना है, दैट मींस स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम का, ठीक है, जो आधुनिक विचार किसने दिया था, तो एरविन। ये सब डायरेक्टली आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं समझाना। तो जो आपका एरविन श्रोडिंगर थे, ठीक है, इन्होंने परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार दिया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये चीज मैंने अभी आपको समझाया था कि किसी भी कोष में, कोष मतलब सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो 2n² हो सकती है, मैंने ये बताया था। जब मैंने अब ये आपको समझाया कि कोवैलेंट बॉन्ड HCl में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और याद रखिएगा संयोजकता का बात करूं, वैलेंसी का अगर मैं बात करूं, तो जो इनर्ट गैस होता है, मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था, प्लीज जाके देखना। वैलेंसी या संयोजकता का अगर मैं बात करूं, तो जो आपका जो वैलेंसी होता है इनर्ट गैस में, जीरो ग्रुप गैस में, ठीक है, इनर्ट गैस आप समझ रहे हो ना, ये वाला ग्रुप। तो ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, इसमें संयोजकता कितना होता है, 0 होता है। कितना, 0, क्योंकि ये स्टेबल है, ये किसी से रिएक्ट करेगा ही नहीं। जब रिएक्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन जब किसी से देगा ही नहीं, जब किसी से लेगा ही नहीं, तो वैलेंसी का बात नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया, तो ये चीज अगर आप समझ गए तो बहुत चीज आप समझ गए, ठीक है। चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि कल हमने ये चीज़ आपको करवा दिया, तो जल्दी से अब इसको भी कंप्लीट कर लेते, ठीक है। चलिए सबसे समझा दिया गया, ठीक है। किसी भी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है, मैंने ये चीज कल ही समझाया था। किसी भी कोष मतलब सेल, मान लीजिए ये सेल है, सेल में क्या, मान लीजिए के है, के अगर सेल है तो उसमें कौन सा आपका मतलब जो सब सेल क्या होगा, उपकोष क्या होगा, सिर्फ इसमें S होगा, ठीक है। अगर दूसरा वाला सब सेल है, मतलब के के बाद L सब सेल है, दैट मीन्स इसमें उपकोष क्या होगा, आपका S भी होगा, P
P भी होगा, ठीक है, ये 2 उपकोष होगा, ठीक है। तो जो बेसिकली बताया गया कि किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है, तो उस कोष में उपकोष की, अभी मैंने समझाया था शुरू में यही चीज, ठीक है। अगर K है तो S होगा, L है तो SP होगा, कि M है तो SPD होगा, ठीक है, और S, SP, SPD ये सब क्या है, उपकोष है, सब सेल है। एवोगाड्रो की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इसका ये याद रखिएगा कि एवोगाड्रो का जो वैल्यू कितना होता है, तो 6.023 6.02 10 टू पावर 23 6.02 10 टू पावर 23, मेरे साथ बोलो, एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू 6.02 10 टू पावर 23। इसको किसने दिया था, किसने ज्ञात किया था, आपको याद रखना है, जोसेफ। क्या याद रखना है, जोसेफ याद रखना है, किसने दिया था, जोसेफ ने दिया था, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन होता है, कल ही मैंने समझाया था, ये N है, Na है मतलब सोडियम है, और ये Cl है, ये क्या है आपका मेटल है, ये क्या है नॉन मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है या आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, वही अगर हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो एक है आपका आयोनिक बॉन्ड या उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या होता है, एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा, दोनों मिला के कोई यौगिक फॉर्म करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक से दूसरा में। और जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है जो कि सहसंयोजी बंधन है, उसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है, वस्तु क्या है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। मैंने कल ही आपको समझाया था कि एटॉमिक नंबर में बोलूं, परमाणु संख्या बोलूं, मतलब क्या, उस एटम में कितना उसका क्या है, प्रोटॉन संख्या है, वही उसका क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर होता है। और कोई भी एक केंद्रक में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, और बाहर वाले जो सेल है कोष में, उसमें क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छे से याद रखना। फिर से न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ये भी मैंने कल आपको समझाया था बहुत ही अच्छे से। चलो एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। संयोजी कोष, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। संयोजी कोष मतलब क्या होता है, तो बैलेंस सेल। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप ध्यान से समझना, जो फिर से यहां आपको समझा रहा हूं। मान लो मैं ये एक कोई ड्रॉ करता हूं, कोई आपका एक सेल है, ठीक है, बीच में क्या होता है, आपका यहाँ न्यूक्लियस है, केंद्रक है। अब ध्यान से समझना, मान लो कि ये जो आपका है, इसमें क्या है आपका, ठीक है, इसमें क्या है आपका 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, जो सबसे बाहर में जो सेल है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो सबसे ये बाहर वाला सेल है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। और एक और चीज आता है संयोजकता, दैट मींस वैलेंसी, ठीक है। हमने क्या बोला, बैलेंस सेल, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या बोला, वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या होता है आपका, संयोजकता। वैलेंसी मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या कितना इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, जो लेन देन जो होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। और जो बाहर वाले सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो बाहर वाला सेल है, सबसे बाहर वाला सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल, ठीक है। तो यही चीज आपको समझना है। इससे बहुत सारे पॉइंट बनते हैं कि बेसिकली जितना भी प्रॉपर्टी होता है वो वैलेंसी पे डिपेंड करता है, संयोजकता पे डिपेंड करता है, ये सब चीज आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ उसके बाद बोला है कि पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था। सबसे नया वाला कौन सा है, आपको 4 आपने पढ़ा होगा, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, एक होता है प्लाज्मा, और लास्ट जो अभी खोजा गया है लेटेस्ट, वो क्या होता है आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक चीज याद रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारा ट्यूबलाइट है या बड़े बड़े बोर्ड्स देखते हो, वो चमकीले बोर्ड्स, ठीक है, बिल बोर्ड्स वाले, ठीक है, बिल बोर्ड्स वाले जो चमकीला सजावटी बोर्ड होता है, क्वेश्चन पूछा गया था, सजावटी जो बोर्ड होता है बड़ा बड़ा, उसमें कौन से स्टेट में पदार्थ रहता है, तो याद रखना प्लाज्मा स्टेट में। इवन हमारा ट्यूबलाइट में भी, ठीक है, याद रखना। लोहे में जंग किस कारण लगता है, याद रखिएगा, ये चीज हमने पहले भी करवाया। क्यों लगता है, तो आपका ऑक्सीडेशन होता है, किसके कारण, तो ऑक्सीकरण के कारण होता है। किसके, ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, आपका आयरन का, तब ये होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था ESI में, याद रखिएगा कि जो जंग जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा
ये पूछा गया था, याद रखिएगा। उसके बाद है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको पूछा गया था एग्जाम में कि जो फोटोसिंथेसिस इसमें किस टाइप का रिएक्शन होता है, क्या इसमें ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, क्या होता है। तो याद रखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। दैट मींस इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। मैंने पूरा फोटोसिंथेसिस समझाया था जब मैं आपको स्पीडी एनालिसिस कर रहा था, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं कि ऑक्सीजन ऑक्सीकारक और अपायचन की संयुक्त प्रक्रिया, दैट मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। किस बंध की, ठीक है, बंधन ऊर्जा, दैट मींस बॉन्ड एनर्जी जो होता है सबसे ज्यादा होता है, तो जो आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, जो आयोनिक बॉन्ड दैट मींस जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा होता है। और अगर कोई तत्व बोले कि इसमें ज्यादा होता है, तो मैंने अभी समझाया था क्लोरीन में। और जो आपका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, टॉप से बॉटम आएंगे तो क्या होगा, आपका पीरियोडिक टेबल में तो घटेगा, वहीं आपका लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। सबसे ज्यादा किस में होता है, क्लोरीन में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन है, तो ये है आपका आर्गन। आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन किस में होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, टेलोनिन और आर्गन। तो ये 18 पे आता है। आपको कम से कम 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु, ठीक है, परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन के लिए जो यूज होता है, ठीक है, वो कौन सा आपका एलिमेंट यूज होता है, तो ये है यूरेनियम 235। याद रखिएगा हमारे भारत में यूरेनियम सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, तो आंध्र प्रदेश करता है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है, वहां एक माइन है, कौन सा, थुम्बापल्ली। तो याद रखना सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है हमारा यूरेनियम भारत में, तो आपका आंध्र प्रदेश। वहां कौन सा माइन है, खान है, तो थुम्बापल्ली। और यही क्वेश्चन एक और पूछा गया था, ठीक है, दरोगा में, बीपीएससी में भी पूछा गया था कि सबसे ज्यादा आपका, ठीक है, यूरेनियम तो ये करता है, सबसे ज्यादा थोरियम कौन प्रोड्यूस करता है, तो याद रखिएगा वो कौन करता है, केरला करता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था, पॉजिट्रॉन होता है। इसका डिस्कवर किसने किया था, कार्ल एंडरसन ने किया था, ठीक है, ये पढ़ाया हुआ है, कल मैंने बताया था। उसके बाद रदरफोर्ड का एक जो नियम था, ठीक है, रदरफोर्ड का एक नियम था। उसके बाद इसमें और कितना चीजें देख लेते हैं एक बार, नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए एक ये रदरफोर्ड वाला कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, बाकी आपको पढ़ाया गया। देखिए रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परिकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है, ठीक है, क्या होता है, द्रव्यमान और आवेश रहता है। अब इसका मतलब क्या है कि जो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परिकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, और आवेश रहता है, ठीक है। इस पे हम लोग बात करेंगे, उससे पहले ये वाला देख लीजिए कि आपका कौन सा ऐसा यौगिक है, ठीक है, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बोलो, कोवालेंट बॉन्ड बोलो या सब कनेक्टिव बॉन्ड बोलो, ये सब टाइप का बॉन्ड, विद्युत संयोजी हो, सहसंयोजी हो या उपसंयोजी हो, ये सब टाइप के बॉन्ड आपको मिलेंगे। वो है आपका अमोनियम ब्रोमाइड और अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें याद रखना, इसमें कोवालेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल बॉन्ड भी मिलते हैं, दैट मींस इलेक्ट्रो कोवालेंट बॉन्ड भी मिलते हैं। तो कौन सा है ऐसा जिसमें कि आपको कोवालेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रो कोवालेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड मिलता है, तो NH4Cl और आपका NH4 मतलब अमोनियम ब्रोमाइड और आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको आप बस समझ लो। ये है आपका रदरफोर्ड का जो मॉडल। रदरफोर्ड को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। इन्होंने ये बताया था जो न्यूक्लियस है उसमें ही जो है आपका पूरा का पूरा एटम का, परमाणु का जो मास है, जो आपका द्रव्यमान है, वही चीज यहाँ बताया कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है पूरा का पूरा किस में होता है, आपका न्यूक्लियस में होता है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो टोटली नेग्लिजिबल है, मतलब उसका जो मास है टोटली नेग्लिजिबल है कंपेयर टू आपका प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया, मान लीजिए कोई एक एटम है, ठीक है, तो एटम से इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल पास किया और यहां होता है न्यूक्लियस। तो देखिए अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल इधर से जा रहा था तो ये ठीक है, ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया। बट वो जब बीच से पास करने की कोशिश कर रहे थे तो वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस में क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने बताया था कि जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया, तो आपका रदरफोर्ड ने किया। इसलिए इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल, ठीक है, पास किया था तो अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर दे रहा था। क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, +2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब वो इसमें से गए तो वो क्या हो गया, अलग अलग हो जाता था।
ठीक है, समझ में आया। तो ये अल्फा पार्टिकल का जो कंसेप्ट दिया था, किन्होंने दिया था, अल्फा पार्टिकल का। तो आपको याद रखना अल्फा पार्टिकल का जो कंसेप्ट था ये रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का देखो, अल्फा पार्टिकल थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये याद रखना, अल्फा पार्टिकल थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, तो ये रदरफोर्ड ने दिया था। और इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है और पूरा का पूरा एटम का जो भार है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, और सबसे जो हल्का उसका पार्टिकल कोई है तो वो है इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर होता है, और न्यूक्लियस में बेसिकली क्या है तो पॉजिटिव चार्ज है। सो थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है, ठीक है, कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं लगता है तभी भी आपको लगेगा जब आप एग्जाम का पेपर दे के आप जब बाहर निकलोगे, तो बेटर है कि आप अभी समझ जाओ। ट्रेन हार्ड फाइट इजी, दैट मीन्स प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट कंडीशन। जय हिंद।